एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है हमारा बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग। चैप्टर का नाम है बैंकिंग, यानी कि आज इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक, यानी कि जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि बैंकिंग जो एक सर्विसेज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसकी डिटेल जानने से पहले हम इसका मीनिंग और कितने टाइप्स के बैंक होते हैं उसकी पहले स्टडी करेंगे। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स या अपने स्टूडेंट्स के पास, और सब्सक्राइब जो बटन है वो अवश्य प्रेस करें। और साथ के साथ सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसको भी आप प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। बैंक के बारे में हम थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ लेते हैं कि बैंक कब बना, इसका नाम क्या है, इस तरह से। तो आधुनिक युग में बैंकिंग आर्थिक विकास की आधारशिला बन चुका है। जैसे कि आज आपको देख रहे हैं कि अपना हर एक कार्य, यानी कि पूंजी से रिलेटेड हर एक काम है वो किससे लिंक हो रहा है, बैंक से लिंक हो रहा है। इस कारण से बैंक क्या बन चुका है, आर्थिक विकास की एक आधारशिला बन चुका है। बैंक शब्द का प्रयोग काफ़ी समय से हो रहा है, परंतु इसका प्रारंभ, यानी कि ये जो बैंक का कार्य है ये कब से शुरू हुआ, ये बहुत ही रहस्यमयपूर्ण है। एक विचारधारा के अनुसार पुराने समय में इटली में जो व्यापारी रुपए के लेन देन का कार्य करते थे उन्हें बेंची या बेंचरी कहा जाता था, क्योंकि वे अपने पास भुगतान के लिए एक विशेष प्रकार की मेज रखते थे, मेज रखते थे जिसको कहा जाता था बेंची। और बैंक शब्द की उत्पत्ति उसी बेंची शब्द या ग्रीक भाषा के बैंक शब्द से हुई है। और इन दोनों का ही अर्थ, यानी कि बेंची और बैंक, इन दोनों का ही अर्थ क्या है, बैंक है। तो देखो ये जो है ये मीनिंग नहीं है, पर ये थोड़ा सा ये बताया गया। कई बार एक नंबर का आ जाता है क्वेश्चन कि बैंक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आप सीधा सा बताओगे कि ग्रीक भाषा से हुई। किस शब्द से हुई या वर्ड से हुई, तो ये आप वर्ड बता सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं कि बैंक का मीनिंग ऑफ बैंक, यानी बैंक का अर्थ क्या है। बैंक से अभिप्राय ऐसी संस्था से है जो मुद्रा का लेन देन करती है। यह संस्था लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको ऋण के रूप में उधार देती है। आजकल मुद्रा लेन देनों के अतिरिक्त, यानी कि आजकल बैंक बहुत सारे कार्य करती है, वो कौन कौन से हैं। मुद्रा लेन देन के अतिरिक्त बैंक कई और भी कार्य करते हैं, जैसे साख निर्माण, एजेंसी कार्य, सामान्य क्रियाएं इत्यादि। इसलिए बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों के डिपॉजिट को स्वीकार करने, उनको उधार देने और अन्य एजेंसी कार्य करती है। तो आप सीधी सी एक लाइन में ये कह सकते हो कि बैंक से अभिप्राय ऐसी संस्था से है जो मुद्रा का लेन देन करती है, लोगों के रुपए जमा के रूप में स्वीकार करती है, ऋण के रूप में उधार देती है, और साख निर्माण, एजेंसी कार्य और अन्य सामान्य क्रियाएं भी करती है। तो इस तरह से आप एक लाइन में, दो लाइन में शॉर्ट करके आंसर भी दे सकते हो। डेफिनेशन है प्रोफेसर टी.जी. हार्ट के अनुसार दी है। बैंकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने साधारण व्यवसाय के रूप में लोगों का रुपया जमा करता है तथा उस रुपये से उन लोगों के चेकों का भुगतान चुकाता है जिन्होंने या जिनके खातों में रुपए जमा है। तो ये डेफिनेशन है, एक बुक में से देख लेना, जो आपको छोटी लगे वो कर लेना। मुझे ये इजी लगी थी इसलिए मैंने ये ली है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बैंक। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बैंक। तो इसमें कई टाइप के बैंक है, 4 टाइप्स के बैंक है। सबसे पहला आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक, सेकंड नंबर पे इंडस्ट्रियल बैंक, थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर बैंक, और फोर्थ नंबर पे रीजनल रूरल बैंक, और फोर्थ नंबर पे आता है अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो देखो इसमें हम एक एक को डिटेल से करते हैं। ये जो बैंक है इनका अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो कार्यों के आधार पर है। जैसे कि आपको दिख रहा है कॉमर्शियल बैंक यानी कि व्यवसाय से रिलेटेड, औद्योगिक बैंक इंडस्ट्री,
और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड, रीजनल रूरल, रीजनल एरिया जो ग्रामीण एरिया है, और ये जो है अदर बैंक है। तो इस तरह से इनको वर्गीकरण करने लगो तो ये चार्ट आप ये बता सकते हो कि ये कार्यों के अनुसार बैंक कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक बैंक के बारे में। वाणिज्यिक बैंक कितने प्रकार के हैं? वाणिज्यिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, फॉरेन कमर्शियल बैंक और इंडियन कमर्शियल। इंडियन कमर्शियल भी आपके 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसी टाइप इंडस्ट्रियल बैंक 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेट लेवल का बैंक और एक होता है नेशनल लेवल का बैंक। एग्रीकल्चर बैंक भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये दोनों बैंक क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने के लिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक है, उसके आगे कोई टाइप नहीं दिए हुए हैं। अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो आता है इसके अंदर सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जिसको कहते हैं। हमारे इंडिया का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड आता है एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक या निर्यात आयात बैंक इसको कहते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास घर बनाने के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसा बैंक है जो इंडस्ट्री सिक है या जिसको कई बार क्या होता है कमज़ोर इंडस्ट्री है या कोई इंडस्ट्री बंद हो गया उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये फंड प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये आपने नाम सुना ही होगा, नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो ये सारे के सारे बैंक हैं, इनको हम डिटेल से करेंगे आज। तो सबसे पहला हमारा आता है बैंक का, इसमें आता है स्वामित्व के आधार पर। देखो क्लासिफिकेशन अलग अलग होती है, क्लासिफिकेशन ओनरशिप के अकॉर्डिंग होती है, फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है, वर्क के अकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो स्वामित्व के आधार पर बैंकों का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला देखो हम कौन सा ले रहे हैं इसके अंदर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो बैंक आता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक प्राइवेट बैंक। तो सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वे बैंक आते हैं जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है, सरकार ही इन्हें नियंत्रित करती है। और भारत में सन 1969 में 14 बैंक थे, 1918 में ये कम होकर कितने हो गए, 69 में 14 बैंक हमारे बने हैं पब्लिक सेक्टर के, और 80 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कुल मिलाकर कितने हो गए 20, और ये कुल मिलाकर 27, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट काउंट करें तो 27 बैंक हो जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर देखें तो इनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि 2-3 बैंक ऐसे हैं जिनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो इनका मेन मकसद क्या होता है, इन बैंकों का मेन मकसद होता है सामाजिक कल्याण करने के लिए ही इनको स्थापित किया जाता है। सेकंड आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक में वे बैंक है जिन पर निजी क्षेत्र या व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यही जो निजी व्यक्ति होते हैं इनका संचालन करते हैं। भारत में कई बैंक ऐसे, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड हो गया, ठीक है, पंजाब बैंक लिमिटेड हो गया, इनके साथ में लिमिटेड लगा हुआ, ध्यान रखना। ये कौन से हैं, ये प्राइवेट बैंक है। निजी बैंक, आदि निजी बैंक के एग्जाम्पल है ये। इन बैंकों पर किसी व्यक्ति का उतना नियंत्रण होता है जितना उसके पास शेयर है। यानी कि एक बैंक हम लेते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसकी 100 कैपिटल है मान लेते हैं, जिसके पास 51 कैपिटल होगी, या ये कह लेते हैं कि कईयों के पास है, तो जिसके पास ज़्यादा परसेंटेज कैपिटल होती है वो अपने तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं। और इनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। थर्ड आता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी बैंक में वे बैंक है जिनका संगठन कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। ये ना तो प्राइवेट होते हैं ना ही पब्लिक होते हैं, कुछ व्यक्ति यानी कि कुछ व्यक्तियों का एक संगठन मिलकर इन बैंक्स को स्टार्ट करता है। यह लोग ही इनका जो संगठन करके इनको चलाते हैं ना, ये इनका संचालन करते हैं। इन बैंकों का उद्देश्य अपने सदस्यों की सहायता करना। इनमें आते हैं राज्य सहकारी बैंक,
केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समितियां आती है। इनको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है सेकंड नंबर का जो हमारा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन दो ही टाइप का है, एक तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग है और एक आता है आपका फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो जो हमने चार्ट देखा था वो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसका दिया हुआ है। तो कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो चित्र में हमने जो देखा है वो इसी के बेस का देखा है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आया था, चार्ट के अंदर आपने देखा हो, ध्यान हो, तो कॉमर्शियल बैंक आया था, वाणिज्यिक या इसको हम व्यापारिक बैंक भी कह देते हैं। यह बैंक जनता का धन जमा के रूप में स्वीकार करके निर्माताओं और व्यापारियों, निर्माता मतलब जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री लगा रखी है यानी कि प्रोडक्शन का काम करते हैं, और जो व्यापारी ट्रेडिंग का काम करते हैं उनको ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बैंक अपने ग्राहकों के लिए कई प्रकार की एजेंसी कार्य भी करती है। यह बैंक जमा राशि पर कम दर से ब्याज, अगर इसके अंदर जमा कराओगे तो आपको कम रेट से इंटरेस्ट देते हैं ये, और जो ये ऋण देते हैं उन पर ज़्यादा दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। ब्याज का जो ये डिफरेंस है, अंतर है, यही इनकी आय का मुख्य स्रोत है। भारत में निम्न दो प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है फॉरेन कमर्शियल बैंक। वे बैंक जो विदेशों से संबंधित है लेकिन उनकी शाखाएं भारत से संबंधित है, विदेशी है लेकिन उनकी ब्रांचेस कहाँ इंडिया में है, विदेशी वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। जैसे लॉयड्स बैंक हो गया, चार्टर्ड बैंक, ग्रीनलैंड बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे विदेशी वाणिज्यिक बैंकों के एग्जाम्पल है। ये सभी बैंक विदेशी विनिमय का, फॉरेन एक्सचेंज का काम भी करते हैं। तो देखो, आपको याद करने का सबसे इजी तरीका है कि जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड आता है, अभी हमने फॉरेन का पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं इंडियन कमर्शियल बैंक। इसमें बैंक जिनकी स्थापना भारत में हुई है, यानी कि इनकी स्थापना भारत में हुई है, भारतीय वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। देखो, सबसे पहला आता है पब्लिक सेक्टर के बैंक, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे ना ओनरशिप के अकॉर्डिंग, वही वाला है ये। इन बैंकों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, जैसे पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के एग्जाम्पल है, ये हमने कुछ लिए हैं। इन बैंकों की कुछ अधिकृत शाखाओं द्वारा विदेशी विनिमय का काम भी किया जाता है, यानी कि सभी जो बैंक होते हैं वो सारे बैंक फॉरेन एक्सचेंज का काम नहीं करते। कुछ एक जो अथॉराइज्ड जो ब्रांचेज होती हैं उन्हीं के द्वारा ही फॉरेन एक्सचेंज का काम किया जाता है। सेकंड आता है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। इन बैंकों का स्वामित्व निजी लोगों के पास होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड, पंजाब लिमिटेड, इनके एग्जाम्पल है जो डिटेल में हम स्टार्टिंग में पढ़ के आई हैं। सेकंड नंबर का आता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इंडस्ट्री जो है उनको मध्यकालीन और दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करती हैं। औद्योगिक विकास बैंक वे बैंक होते हैं जो उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देते हैं। यह बैंक नई नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने में भी सहायता करते हैं। सहायता मतलब नई नई इकाई लगाने के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ ये कंपनियों के शेयर और जो ऋण पत्र डिबेंचर होते हैं उनको खरीदने में भी हेल्प करते हैं। कई बार ये खुद भी परचेज कर लेते हैं, और कभी कभी ये क्या करते हैं, अभिगोपन का मतलब होता है कंपनी के जो शेयर और डिबेंचर होते हैं उनको इशू करने का टेंडर ये ले लेते हैं, इशू करके कंपनी को दे देते हैं और इसके बदले में ये कमीशन लेते हैं। भारत में इन बैंकों की दो कैटेगरी है। कौन कौन सी है? पहली आती है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर 4 ऐसे बैंक हैं जो औद्योगिक विकास के लिए काम करते हैं या ऋण प्रदान करते हैं। कौन कौन सी है वो? द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं, IDBI कहते हैं। सेकेंड बैंक है द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI जिसको कहा जाता है। थर्ड है द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। और फोर्थ नंबर पे आता है
द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। सेकंड नंबर का जो आता है, ये तो हमने जो पढ़े हैं चारों कौन से थे, नेशनल लेवल के। अब आते हैं स्टेट लेवल के। औद्योगिक विकास बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट लेवल पर भी ऐसे 2 बैंक हैं जो उद्योगों को विकास करने के लिए या औद्योगिक विकास के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFC। सेकंड है राज्य औद्योगिक विकास निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SIDCS के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये स्टेट लेवल के जो बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड नंबर का हमारा बैंक आ जाता है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक या कृषि बैंक, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। कृषि बैंक में वे बैंक है, कृषि बैंक वह बैंक है जो मुख्यतः कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कृषि में बीज, खाद आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण, देखो खाद बीज इनके लिए खरीदने के लिए तो अल्पकालीन ऋण देते हैं। भूमि, ट्रैक्टर इनको खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण की जरूरत होती है, वो ऋण प्रोवाइड करते हैं। इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को 2 टाइप यानी कि 2 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। जो एग्रीकल्चरल के लिए जो लोन प्रोवाइड करते हैं उन बैंक को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, यह बैंक कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, कोऑपरेटिव बैंक अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। यह बैंक व्यापारिक बैंकों के समान ही कार्य करते हैं, परंतु इसकी संरचना और स्वामित्व जो आपके कॉमर्शियल बैंक है उनसे अलग होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, दूसरा हो गया सेंट्रल कोऑपरेटिव और तीसरा हो गया प्राइमरी कोऑपरेटिव, जो ग्राम स्तर पर जो शाखाएं होती है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। भूमि विकास बैंक का मुख्य कार्य भूमि को बंधक रखकर यानी कि भूमि को गिरवी रखकर ये जमींदारों को ऋण प्रदान करते हैं। यह बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है, जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए। इन ऋणों का उद्देश्य ट्रैक्टर खरीदना, भूमि में सुधार। भूमि में सुधार का मतलब है अगर भूमि में कोई टीला बना हुआ है तो उसको समतल करना, ट्यूबवेल लगाने के लिए, तो इस तरह के ये लोन प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो जमींदारों के पुराने लोन हैं उनको पेमेंट करने के लिए नया लोन प्रोवाइड करते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं। देखो, पहला होता है स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक और दूसरा होता है प्राइमरी लैंड स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और सेकंड होता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है। इसके बाद 4th नंबर का हमारा बैंक आ गया रीजनल रूरल बैंक। इसकी कोई ब्रांचेज नहीं होती, ध्यान रखना। इन बैंकों की स्थापना 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए की गई। 1 नंबर का क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक, इसको RRB के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन RRB के नाम से आता है। RRB की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इन बैंकों में सरकारी, सहकारी तथा व्यापारिक बैंक दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। यह बैंक किसी विशेष व्यापारिक बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं। विशेष व्यापारिक बैंक जैसे कि PNB हो गया, SBI होगी, इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं। इनकी जो टोटल पूंजी होती है RRB की, उसमें 50% लगी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, 30% संबंधित बैंक कौन सा? जैसे अगर PNB स्पॉन्सर्ड कर रही है तो PNB लगाएगी, SBI स्पॉन्सर्ड कर रही है तो SBI लगाएगी, और 15% संबंधित राज्य सरकार प्रदान करेगी। जिस स्टेट के अंदर ये RRB है उस स्टेट की गवर्नमेंट इसको 15% कैपिटल प्रोवाइड करेगी। इन बैंकों का मुख्य कार्य छोटे व्यापारियों, छोटे जो कृषक होते हैं और कृषि क्रियाओं के विकास के लिए आसानी से ऋण प्रदान करना है।
इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट है अन्य शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं, अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है। तो इस श्रेणी के अंदर कई इंस्टीट्यूशन आती हैं। सबसे पहला आता है आपका केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था के शीर्ष बैंक होता है। बिल रॉजर्स के अनुसार अतीत से अब तक 3 महान आविष्कार हुए हैं। बिल रॉजर्स कहता है कि आज तक 3 ही महान आविष्कार हुए हैं। कौन कौन सा? आग, पहिया और केंद्रीय बैंक। प्रत्येक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक होता है और इस बैंक का कार्य देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का है और साथ ही साथ अलग विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को भी ये संभव बनाता है। ये बैंक काम क्या करता है? नोट जारी करता है, दूसरे बैंकों पर नियंत्रण रखता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। अगर सरकार को लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो ये इस बैंक से, अपेक्स बैंक या जो सेंट्रल बैंक है, इससे पूंजी लेते हैं। यह बैंक देश में साख निर्माण का काम करता है। भारत में जो अपेक्स बैंक है उसका नाम क्या है? भारत में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जिसका नाम RBI आपने बहुत बार सुना होगा। इसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड का जो अपेक्स बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। अमेरिका में जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो ये अलग अलग कंट्री के हमने कुछ केंद्रीय बैंक के एग्जाम्पल देखे हैं। अब आता है बात की पहला केंद्रीय बैंक कहाँ खुला। तो पहला बैंक, केंद्रीय बैंक खुला था 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ। परंतु वास्तव में केंद्रीय बैंकिंग की जो शुरुआत थी वो 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही मानी जाती है कि पहला बैंक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पर उससे पहले स्वीडन में भी स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका बैंक आता है अपेक्स बैंक, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या एक्जिम बैंक, या इसको भारतीय निर्यात आयात बैंक भी कहा जाता है। ये बैंक काम क्या करता है? देखो, विदेशी व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1982 को निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? विदेशी व्यापार को बढ़ाना। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य निर्यात और आयात में लगे व्यापारियों को सहायता प्रदान करना। जो आयात निर्यात में व्यापारी लगे हैं उनको ये फंड प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एज ए लोन के रूप में। तो वो कर्मचारी, जो व्यापारी होते हैं, वो इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बैंक वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों को भी पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बैंक विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना के लिए मशीनरी, औजार आयात निर्यात करने के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है थर्ड अपेक्स बैंक, जो है अपेक्स बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको NHB के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आम जनता को आवास प्रदान करना, यानी कि घर प्रदान करना उनको। यह बैंक क्या करता है? वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आवास ऋणों पर पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि आम पब्लिक को घर को खरीदने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, बनाने के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और ये अलग से कोई इसकी बिल्डिंग नहीं है। ये जो और बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है या कोई जैसे कि अन्य जो इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा ही ये हाउस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना भाई। ये जितने भी मैंने लिखे हैं, जिनकी यहाँ जो शॉर्ट में फॉर्म आई है, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। इस चैप्टर में से कई बार देखा है, या वैसे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनकी फुल फॉर्म आ जाती है 1 नंबर के क्वेश्चन में, और वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है और सब्जेक्टिव भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये इनकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेना। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का विकास करना है। इसका मुख्य काम क्या है? देखो, ये पढ़ो नाबार्ड। ये आप, मैं इसको ना
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देती हूँ, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम करता है कृषि एवं उसकी सहायक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। सेकंड, व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों पर पुनर्वित्त भी प्रदान करता है। पुनर्वित्त का मतलब होता है उसके ऊपर फिर ऋण देना। विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्त की सुविधाएं प्रदान करता है और ग्रामीण उत्थान के लिए अनुसंधान कार्य भी करता रहता है ये बैंक। तो नाबार्ड जो है बैंकों में अभी तक जो हम पढ़ के आए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करना। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।